हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शरद चंद्र जी की प्रसिद्ध उपन्यास। इसको एक लघु उपन्यास कहा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मंजली दीदी, और ये बहुत अच्छी कहानी है। तो आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी ये पूरा उपन्यास पूरा सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि क्योंकि ये एक वीडियो में पूरा उपन्यास नहीं आ सकता, मुझे और वीडियोस इसके बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग अगर पूरा सुनना चाहते हो तो उसको बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, अदरवाइज़ वो पूरा आप नहीं सुन पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारी कहानी मंजली दीदी। मंजली दीदी। किशन की माँ लाई चना भूनकर अनेक चिंताएं करके अत्यंत दुख और गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। यानी किशन जो थी, उसकी जो माँ थी, वो बहुत कम उम्र में ही, यानी जब वो 14 साल की ही थी तभी बहुत गरीबी में और दुख में उनकी डेथ हो गई। अब किशन के लिए गांव में कहीं भी रहने की कोई जगह ही नहीं थी। उसकी जो सौतेली बड़ी बहन थी कादम्बरी, उसकी स्थिति थोड़ी ठीक थी। तो लोगों ने कहा कि जा शकुन, किशन अपनी बड़ी बहन के घर जाकर रहे, वे तो बड़े आदमी हैं, तो वहाँ अच्छी तरह रह सकेगा। किशन था, वो मतलब बेटा था। माँ के जाने के दुख में किशन ने रोते रोते बुखार चढ़ गया था। बाद में अच्छा होने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया। और जी, उसकी स्थिति कितनी खराब थी कि उसे भीख मांगकर श्राद्ध करना पड़ा। उसके बाद अपने मुंडे हुए सिर पर एक छोटी सी गठरी रखे वो बहन के घर राजघाट पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। परिचय पाकर और उसके आने का कारण जानकर एक बार तो बड़ी गुस्सा हो गई, और फिर उसने क्या किया, अपने बाल बच्चों के लिए बड़े आराम से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी कि मतलब अभी तक तो खाली बच्चों के लिए गृहस्थी थी, और अचानक से पता नहीं कहाँ से ये आ गया, एकदम उपद्रव खड़ा हो गया घर पे। गांव का जो बूढ़ा किशन को रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ आया था, उसे खूब कड़ी कड़ी सुनाते हुए कादम्बरी ने कहा कि मेरे सगे को खूब बुला लाए हो मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। फिर अपनी सौतेली माँ को कोसते हुए बोली, जब तक जीवित रही बदजात ने एक दिन भी खोज खबर नहीं ली। अब मर कर बेटे को भेजा है पूछताछ करने। नहीं बाबा, तुम पराये लड़के को यहाँ से लौटा ले जाओ, यह सब झंझट मेरे बस का नहीं है। वो जो बूढ़ा था वो जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी, उनको माँ कहकर बुलाता था, इसलिए इतनी कड़ी बातें सुनकर भी उसने सब बर्दाश्त कर लिया। लेकिन कादम्बरी का पिंड नहीं छोड़ा, उसके पीछे पड़ा ही रहा। वो उससे बहुत प्रार्थना की कि दीदी रानी, तुम्हारा घर लक्ष्मी जी का भंडार है, न जाने कितने नौकर चाकर हैं, अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्ली तुम्हारी गृहस्थी में पलते हैं। एक लड़का ही तो है, एक कोने में पड़ा रहेगा, 2 मुट्ठी भात खाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ही शांत स्वभाव का और समझदार लड़का है दीदी, भाई समझकर मत रखो, गरीब अनाथ ब्राह्मण का बेटा समझकर किसी कोने में जगह दे दो। इस स्थिति से तो पुलिस के दरोगा का मन भी पसीज जाता। कादम्बरी तो भाई एक खाली औरत ही थी, इसलिए वो उस समय चुप हो गई। बूढ़े ने किशन को ओट में ले जाकर 2-4 बातें समझाई, और तब आंसू पोंछता हुआ वहाँ से चला गया। किशन को वहाँ पर आश्रय मिल गया। कादम्बरी के जो पति थे नवीन मुखोपाध्याय, उनकी धान और चावल की आड़त थी। जब वे दोपहर को 12 बजे के बाद लौटकर घर आए तो किशन को देखते ही निरीक्षण कर पूछा, ही कौन है। कादम्बरी ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, ये आपके सगे संबंधी हैं, आपके खास साले साहब हैं। इन्हें खिलाइए पिलाइए पालिए पोसिए और मनुष्य बनाइए, आपका परलोक सुधर जाएगा। नवीन को अपनी सौतेली सास के मरने का समाचार मिल चुका था। सब बातें समझकर बोले, अच्छी बात है, देह तो इसकी बहुत ही सुंदर और सुडौल है। पत्नी ने कहा, सुडौल क्यों ना होगी, पिताजी जो कुछ धन संपत्ति छोड़ गए थे, इस कल मुँहे ने सबका सब तो अपने पेट में ठूस लिया। मुझे तो उनमें से एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। अब यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि कादम्बरी के जो पिता थे धन संपत्ति के नाम पर केवल मिट्टी का एक कच्चा घर और जंबीर नींबू का एक पेड़ छोड़ गए थे,
और उस घर में विधवा किसी तरीके से बेचारी सिर छुपा कर रहती थी और नींबू बेचकर अपने बच्चे की पढ़ाई की फीस के प्रबंध करती थी। ये थी उनकी आमदनी जिस पे वो इतना चिल्ला रही थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। इस पर कादम्बरी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी? तुम्हारे बड़े संबंधी हैं, खास साले साहब हैं, उसी तरीके से आदर मान के साथ रखना होगा इन्हें, समझे? इससे मेरे पांचू गोपाल के भाग्य एक बार में ही खाने को जुट जाएंगे, तो बात ही क्या। इनको ना खिलाया तो सारे देश में बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर कादम्बरी ने पास वाले मकान की दूसरी मंजिल में खुली खिड़की की ओर गुस्से में नज़र डाली। वह मकान उसकी मंझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर किशुन बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए लज्जा से मरा जा रहा था। कादम्बरी भंडार में जाकर एक नरेटी में थोड़ा सा तेल ले आई और किशुन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ के टसवे तो बहाओ मत, जाकर तालाब में नहा आओ। हाँ, तेल फुलेल की लत तो नहीं है ना, वो मेरे बस की नहीं है बाबा। फिर अपने पति की ओर मुड़कर ज़रा ज़ोर से चिल्लाकर बोली, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो सारे घर वालों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। किशुन भात खाने बैठा था। एक तो वह स्वभाव से ही बहुत अधिक खाता था। उस पर कल दोपहर के बाद से उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। फिर आज इतना बेचारा पैदल चल के आया और दिन भी ढल चुका था। इस सब की वजह से उसको भूख बहुत तेज़ी से लगी थी, तो उसने भूख के मारे थाली का सारा भात साफ कर गया। फिर भी भूख नहीं मिटी। नवीन पास में बैठे भोजन कर रहे थे। ये सब देखा तो उन्होंने पत्नी से कहा कि इनको थोड़ा भात और दो। बोले, देती हूँ कहकर कादम्बरी उठी और भात से भरी हुई एक थाली लाकर सारी किशुन की थाली में उलट दी। फिर ठाका मारकर हंसती हुई बोली, यह अभी खूब रही, रोज़ इस थाली की खुराक जुटाने में तो हमारी आड़त ही खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भिजवा देना, नहीं तो दिवाला निकल जाएगा, कह देती हूँ। लज्जा से शर्म के मारे किशुन का मुंह और भी झुक गया। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। गरीब दुखियारी माँ उसे महीन बढ़िया चावल खिला पाती थी या नहीं, सो तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भरपेट भात खाने के तो उसे ज़रूर मिलता था। उसके लिए उसे शर्म से झुकना नहीं पड़ता था। 1000 अधिक खा लेने पर भी उसकी माँ को खिलाने की साथ पूरी नहीं होती थी। उसे वो दिन याद आ गया जब पलंग और डोर खरीदने के लिए 2 करछुल भात ज़्यादा खाकर ही वो अपनी माँ से पैसा वसूल पाया था। उसकी माँ ने शर्त रखी थी कि तुम जब 2 करछुल और भात खाओगे तभी तुम्हें पतंग और डोर मिलेगी। उसकी दोनों आँखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें निकल कर गिर चुपचाप थाली के भात पर गिरने लगी और वो उसी भात को सिर झुकाए निगलता रहा। बाएं हाथ से आंसुओं को पोंछने का भी उसमें साहस नहीं था, कहीं बहन न देख ले। अभी थोड़ी देर पहले ही झूठे रसुए बहाने के लिए वह झिड़की जा चुका था। उस झिड़की ने उसके इतने बड़े मात्र शो की गर्दन भी दबा दी। पैतृक मकान को दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 तल्ला मकान जो था वो मझले भाई विपिन का है और जो छोटे भाई की बहुत दिन पहले ही मौत हो चुकी है। विपिन भी धान और चावल का ही कारोबार करता है। हालत उसकी भी अच्छी है, लेकिन बड़े भाई के जैसी नहीं है। फिर भी मकान उसी का 2 तल्ला है। मंझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। उसे नौकर चाकर रखना, 4 आदमियों को बुलाकर खिलाना पिलाना और ठाट बाट से रहना पसंद है। वो पैसा नहीं बचाती, सादगी से नहीं रहती। इस बात को लेकर 4-1 बरस पहले जिठानी और देवरानी में जम कर कलह हुई थी और दोनों भाई अलग हो गए। उसके बाद से प्रकाश रूप पे कई बार झगड़े हुए और कितनी बार वे मिट भी गए, लेकिन मन में जो गुस्सा और नफरत थी वो तो रही, क्योंकि वह बड़ी जेठानी कादम्बरी के ही हाथ की बात थी। वो एकदम पक्की पौड़ी और ठेठ दुनियादार औरत थी और बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि टूटी हुई हांडी में जोर नहीं लग सकता। लेकिन जो मंझली बहू इतनी पक्की नहीं थी।
और इस ढंग से सोचती समझती भी नहीं थी। झगड़ा वही पहले कर बैठती थी, किंतु समझौता करने के लिए, बातें करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए मन ही मन छटपटाती भी वही थी। और इसीलिए एक दिन चुपके से पास आकर बैठती, हाथ पांव जोड़ती, रोती गाती, माफ़ी मांगती और जेठानी को अपने घर पकड़ के ले जाकर उसका आदर मान और स्नेह यत्न करती। यानी अगर वो लड़ाई पहले करती थी तो फिर माफ़ी मांगने भी वही जाती थी। इस तरह करते करते दोनों में अनेक साल बीत गए। आज 3 साढ़े 3 बजे के लगभग हिमांगिनी इस घर में आकर खड़ी हुई। कुएं के पास सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशुन ढेर सारे कपड़ों को साबुन लगा के साफ कर रहा था। कादम्बरी दूर खड़ी साबुन से शरीर का अधिक जोर लगाकर कपड़े धोने का कौशल उसे सिखा रही थी। देवरानी को देखते ही वो बोल पड़ी, मैयारी देखो देखो तो लड़का कैसे मैले कुचैले कपड़े पहनकर चला आया है। बात ठीक ही थी। किशुन की जैसी लाल किनारे की धोती पहनकर और चादर ओढ़कर कोई नाते रिश्ते में नहीं आता। उसके दोनों कपड़ों को धोने की आवश्यकता अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण उनसे भी आवश्यक था पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों की सफाई करना। किशुन वही कर रहा था। हिमांगिनी देखते ही समझ गई कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया। उसने केवल यही पूछा, दीदी लड़का कौन है? वैसे अपने घर में बैठी ऊँट में वो सारी बातें पहले ही सुन चुकी थी। जेठानी को इधर उधर करते देख उसने फिर से कहा, लड़का तो बड़ा दिखौटा है, चेहरा बिल्कुल तुमसे मिलता है दीदी। तुम्हारे मौके का तो कोई नहीं है, बैके का तो कोई नहीं है। कादम्बरी ने बेमन से जवाब दिया, हाँ मेरा सौतेला भाई है। ओरे किशुन, अपनी मछली दीदी को प्रणाम तो कर। बाप रे कितना फूहड़ और असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है तो क्या ये भी तेरी अभागिन माँ सिखाकर नहीं मरी? किशुन हड़बड़ा कर उठ बैठा और कादम्बरी के पास जाकर उसको प्रणाम करना चाहता ही था कि उसने धमका कर कहा, मर मुए, पागल और बहरा तो है ही, किसे प्रणाम करने को कहा और किसको प्रणाम कर रहा है? वास्तव में बात यह थी कि जब से किशुन आया, अपमान और तिरस्कार के आघातों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया था। बड़ी बहन की फटकार से घबरा कर हद बुद्धि जो ही उसने हिमांगिनी के समीप जाकर प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, उसने हाथ पकड़कर उठा लिया और उसके चिबुक का स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। बस बस रहने दो भैया, बहुत हुआ, जीते रहो। किशुन मूड की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा। इस देश में कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकता। ये मानो उसके दिमाग में बैठ नहीं पा रहा था। उसके उस कुंठित और असहाय मुंह की ओर देखते ही हिमांगिनी का कलेजा महसूस उठा और उसे मन ही मन रुलाई आने लगी, यहाँ तक कि वह अपने को रोक ना सकी। उसने लपक कर उस अभागे अनाथ लड़के को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने आंचल से विश्रांत और पसीने से तर उसके मुंह को पोंछ कर अपनी जेठानी से कहा, हाय दीदी, इससे भी कहीं कपड़े धुलवाए जाते हैं, किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? देवरानी के इस आचरण से कादम्बरी स्तंभित हो उठी और तुरंत तो कोई जवाब दे नहीं पाई। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया और नाराज होकर बोली, मैं तुम्हारी तरह मालदार तो नहीं हूं ना मछली बहू कि घर में 10-20 नौकर तो छोड़ दूं। हम गृहस्थों के घर हैं। जेठानी की बात समाप्त होने से पहले ही हिमांगिनी ने अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को पुकारा और कहा, उमा जरा शिबू को तो यहाँ पर भेज बेटी। जेठानी और पांचू के मैले कपड़े तालाब से धो लाए और सुखा दे। फिर जेठानी की ओर मुंह करके बोली, दीदी ये बेला किशुन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ भोजन करेंगे। स्कूल से लौटकर आते ही पांचू को मेरे यहाँ भेज देना, किशुन को मैं अभी ले जाती हूँ। और तब किशुन से कहा, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी दीदी हूँ किशुन, चलो मेरे साथ। ये कहती हुई उसका हाथ थामे वो अपने घर चली गई। कादम्बरी ने बाधा नहीं दी, उल्टे उसने हिमांगिनी से इतने बड़े ताने को भी चुपचाप हजम कर लिया। कारण यह था कि जिसने ताना दिया उसी ने उस बेला का खर्चा भी बचा दिया था। कादम्बरी के लिए इस संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ था ही नहीं। इसलिए भाई दुधारू गाय की लात कौन नहीं सहता भाई, इसलिए उसने भी सह ली। अब शाम के समय कादम्बरी ने पूछा, वहाँ क्या खाया है रे किशुन?
किशन ने बहुत ही लज्जित होकर सिर झुका लिया और बोला, पूरी। काहे के साथ खाई? किशन ने उसी तरह सिर झुकाए कहा, रोहू मछली के सिर की सब्जी, संदेश, रसगु। धित, मैं पूछती हूँ, मंजली बहू ने रोहू का सिर किसकी थाली में परोसा था? अचानक ये प्रश्न पूछे जाने पर किशन का चेहरा पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे अस्त्र के सम्मुख जो दशा रस्सी में बंधे पशु की होती है, किशन की छाती के भीतर भी ठीक वैसे ही होने लगा। उसे देर करते कादम्बरी ने कहा, तेरी ही थाली में परोसा था ना? किसी बड़े अपराधी की बात है। किशन ने अपना सिर झुका लिया। नवीन समीप ही बरामदे में बैठे तंबाकू पी रहे थे। कादम्बरी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, सुन तो रहे हो ना? नवीन ने एक संक्षिप्त हूं के साथ जोर से हुक्के का कश खींचा। कादम्बरी गर्म होकर कहने लगी, ऐसे होते हैं अपने लोग। देख लिया सगी चाची का व्यवहार। मेरे पांचू गोपाल को रोहू मछली का सर बहुत पसंद है। इस बात तो क्या वो नहीं जानती? फिर क्या उसकी अक्ल मारी गई थी जो रोहू का सिर पांचू की थाली में ना रखकर इसको दे दिया? क्यों रे किशन, संदेश रसगुल्ला तो खूब ठूस ठूस कर खाया ना? 7 जन्म में भी तूने वैसे पदार्थ आंखों से कहाँ देखे होंगे? फिर स्वामी की ओर देखकर बोली, जिसके लिए 2 मुट्ठी भात भी गनीमत है, उसे पूरी और संदेश खिलाकर क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे आज कह देती हूँ, मजली ने इस कृष्णा को बिगाड़ा ना तो मुझे कुतिया कहकर दुत्कार देना। नवीन चुप रहे, क्योंकि उसे किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्नी के रहते मंजली बहू द्वारा कृष्ण को बिगाड़े जाने की दुर्घटना हो सकती है। इधर अपनी पत्नी को भी अपने पति पर रंग मात्र विश्वास नहीं था। उल्टे भय ही था कि उन्हें सीधा साया और भला मानस समझकर कोई ठग ना ले। इसलिए छोटे भाई किशुन की मानसिक उन्नति और अवनति के प्रति वो पहले ही दिन से सतर्क हो गई थी और उस पर कड़ी दृष्टि रखने लगी थी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक को छुड़ा दिया और किशोर नवीन की दान चावल की आड़त पर काम करने लगा। वो वहाँ पर वजन करता, बिक्री करता, 4-5 कोस घूम घाम कर धान चावल के नमूने इकट्ठे करता और दोपहर के समय जब नवीन भोजन करने जाते तो दुकान देखता। 2 दिन के बाद जब नवीन दोपहर का भोजन और शयन पूरा करके दुकान पर पहुंचे तो किशन भोजन करने के लिए घर आया। उस समय 3 बज गए थे। वह तालाब से स्नान करके लौटा तो देखा कि बहन सो रही है। उस समय उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अब उसने क्या किया, बाघ के मुंह से भी, अब वो इतनी तेज भूख थी कि वो बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, पर उसे अपनी बहन को जगाने का साहस ही नहीं हुआ। वो रसोई के दरवाजे के पास उकड़ू बैठकर दीदी के जाने का इंतज़ार करने लगा। अचानक उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, किशन। वह पुकार उसे कानों को इतनी स्तब्ध जान पड़ी। सिर उठाकर उसने देखा मजली बहन अपने 2 तल्ले की खिड़की से जंगले के पास खड़ी थी। किशन ने एक बार उस ओर देखकर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हिमांगिनी नीचे उतर आई और उसके सामने खड़े होकर पूछने लगी, कई दिन से दिखाई नहीं दिया रे किशन, यहाँ चुप क्यों बैठा है? एक तो भूख के मारे जरा से में आंसू आ जाते हैं और उस पर तेरा स्नेहपूर्ण कंठस्वर। किशन की आंखें एक बारीकी छलछला आई। वो सिर झुकाए वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंजरी चाची को सभी बाल बच्चे प्यार करते थे। उसकी आवाज़ सुनते ही कादम्बरी की छोटी लड़की वहाँ दौड़ कर आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई में तुम्हारा भात ढका रखा है, जाकर खा लो, माँ खा पी कर सो गई है। हिमांगिनी विस्मित होकर कहा, किशन ने अभी तक नहीं खाया और तेरी माँ खाकर सो गई? क्यों री? और कहाँ रे? और हाँ रे किशन, आ तुझे इतनी देर क्यों हो गई? किशन उसी तरह से झुकाए बैठा रहा। टोनी ने उसकी ओर देखते जवाब दिया, किशन मामा को तो रोज ही इतनी देर हो जाती है। पिताजी खा पी कर दुकान जाते हैं तभी ना मामा आते हैं। हिमांगिनी समझ गई कि किशन दुकान के काम पर लगा दिया गया। जेठानी इसे बिठाकर खिलाएगी ये आशा उसको थी ही नहीं। लेकिन एक और तीसरे पहर की ढली हुई बेला को देखकर और दूसरी ओर छुद्दा और उसकी भूख को देखकर उस किशोर की ओर उसके आंसू बह चले। आंचल से आंसू पोंछते हुए वो अपने घर चली गई और 2 ही मिनट में दूध से भरा हुआ कटोरा हाथ में लेकर लौटी। लेकिन रसोई घर में पहुंचते वो सिहर उठी और मुंह फेंक कर खड़ी हो गई। दोस्तों, भूख ही ऐसी होती है। किशन बैठा खा रहा था।
पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा और ढेले जैसा भात था। एक और कुछ दाल थी और उसके पास सब्जी की तरह से कोई चीज़। दूध पाकर उसका मलिन चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। हिमांगनी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। भोजन समाप्त करके किशुन पोखरे पर कुल्ला करने चला गया तो उसने झांक कर भीतर देखा। थाली में एक दाना चावल भी नहीं बचा था। भूख की आग में उस बच्चे ने उसे चाट पोंछ कर खा लिया था। हिमांगनी अपना लड़का ललित भी लगभग उसी उम्र का था। मेरे न रहने पर कहीं ललित की भी ऐसी हालत ना हो जाए, इस विचार से ही उसका हृदय सिहर गया और रोने की एक लहर उठी, उसके कंठ में आकर रुंध गई। उसको रुलाई को दबाते हुए वो अपने घर चली गई। सर्दी के कारण बीच बीच में हिमांगनी को बुखार हो जाता है और 2-3 दिन रहकर अपने आप उतर भी जाता था। कई दिनों बाद आज फिर हरारत होने के कारण वो शाम को बिस्तर पर ही पड़ी थी। घर में कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा लगा इसे मानो कोई बाहर किवाड़ से ओट में खड़ा सतर्कता से भीतर की ओर झाँक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? ललित तो नहीं? किसी ने जवाब नहीं दिया। हिमांगनी ने दोबारा पुकारा। इस बार बाहर से जवाब मिला, मैं हूँ। मैं कौन? आ अंदर आकर बैठ। किशुन सकुचाता हुआ कमरे के अंदर आया और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। हिमांगनी उठकर बैठ गई। स्नेहपूर्वक उसे समीप बुलाया और तब पूछा, क्यों रे किशुन, क्या बात है? किशुन कुछ खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे की छोर से 2 अधपके अमरूद निकाल कर बोला, बुखार में इन्हें खाने से लाभ होता है। हिमांगनी ने आग्रहपूर्वक हाथ बढ़ाकर पूछा, तू कहाँ से पा गया? तो कल से लोगों की खुशामद कर रही हूँ, किसी ने ला कर नहीं दिए। ये कहते हुए उसने अमरूद से किशुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। किशुन लजा गया और हाथ से आरक्त हो गए। अपने मुंह को उसने नीचा कर लिया। यद्यपि यह अमरूद का मौसम नहीं था और हिमांगनी अमरूद खाने के लिए व्याकुल भी नहीं थी, फिर भी अमरूदों को ढूंढ के लाने में किशुन ने दोपहर की सारी धूप अपने सिर पर झेली थी। हिमांगनी ने पूछा, क्यों रे किशुन, तुझे किसने बताया मुझे बुखार है? किशुन ने कोई जवाब नहीं दिया। हिमांगनी ने फिर पूछा, और ये किसने कहा कि अमरूद खाना चाहती हूँ? किशुन ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर को नीचा किया तो फिर उसे एक बार नीचा जो किया उसे उठा ही नहीं सका। हिमांगनी ने बहुत पहले ही जान लिया था कि लड़का बहुत ही शर्मीला है। तब उसने किशुन के सिर माथे पर हाथ फेंक कर बहुत दुलार करके बोला, अरे भैया, कहाँ उसी प्रकार के अनेक कौशलों से उसका भय दूर कर सके, उसे आश्वस्त कर सके। उसकी बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके उसने बहुत सारी बातें जान ली। बड़े विस्तार के साथ अमरूद प्राप्त करने की बात भी आरंभ कर उसे देश की बातें, माँ की बातें, खाने पीने की बातें, यहाँ तक कि दुकान पर क्या क्या करना पड़ता है, सारी बातें कुछ सुन चुकने के बाद आंखें पोंछते हिमांगनी ने कहा, अपनी इस मंजली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना किशुन। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े चुपचाप आकर मांग लेना, मांग लेगा ना? किशुन ने बहुत ही प्रसन्न होकर सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। सच्चा स्नेह किसे कहते हैं, ये किशुन ने अपनी गरीब माँ से सीखा था। इस मजली बहन ने आज उसी स्नेह का स्वाद पाकर किशुन का जो मात्र स्नेह पिघल कर बह गया। उठते समय उसने मजली बहन के पाँवों की धूल अपने सर पर लगाई और मानो हवा में उड़ता हुआ कहीं बाहर निकल गया। दोस्तों, इस कहानी को अभी हम यहीं रोकते हैं और बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं आगे की कहानी के लिए। रजा की ज़ुबानी, मंजली दीदी की कहानी।